नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आज आपके लिए टॉपिक है, एक ऐसा इतिहास का पक्ष है जिससे लगभग हर परीक्षा में, चाहे वो भारत की कोई सी भी परीक्षा हो, इससे सवाल आता ही आता है। ये एक ऐसा टॉपिक ही है। आपके इतिहास विषय में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला अगर कोई दूसरा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के बाद, तो वो मिडेवियल हिस्ट्री में यानी मध्यकालीन भारत में मुगल काल का क्षेत्र है। आपने विगत वर्षों की परीक्षाओं में देखा होगा, चाहे आप यूपीएससी ले लें, सीएससी ले लें या नीचे तक चले आएँ, ग्रुप डी लेवल तक चले आएंगे, आप कोई भी आप परीक्षा देखोगे आपको यहाँ से सवाल मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल काल को और इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, इस विधिवत ढंग से आपको ले चलूँगा अंत तक कि आपको इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी भी किताब में नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये मैं आपको यूपीएससी प्री तक कंप्लीट कराऊंगा और नीचे से उठाऊंगा, एकदम होम गार्ड की परीक्षा समझ लीजिए, वहाँ से लेकर चलूँगा और आप यूपीएससी प्री तक जाओगे तब भी मुगल काल से आपका सवाल गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरी गारंटी है। चाहे कोई भी परीक्षा दें, आपका 1 नंबर का सवाल आएगा तो भी आप करके आओगे, और अगर 7-8 नंबर तक सवाल आएंगे तो भी आप करके आओगे। बस आप भरोसा रखिए। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे हमारे साथी यहीं पर जो एज देख के डिटरमाइन कर लेते हैं कि आगे क्या पढ़ाने वाला है। तो ऐसे साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, वो कृपया अभी हमारा चैनल छोड़कर चले जाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जिनको लगता है कि सब कुछ एज से नहीं होता है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एंड तक बनिए हमारे साथ, हमें भी एक मौका दीजिए खुद को साबित करने के लिए। आप मेरी 2-3 क्लासेस देखिए कंटिन्यूसली, तब आप डिटरमाइन करिए कि हाँ, आई एम कैपेबल फॉर यू और नॉट, देन यू डिसाइड व्हाट यू शुड डू। आपको क्या करना चाहिए आप तब डिसाइड करिए, एक मौका दीजिए हमें, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास आज की, और आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। जैसा कि मुगल काल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो मैं सभी जानकारों के समक्ष अपना पक्ष रखने जा रहा हूँ। सुनिए, देखिए, मुगल काल जो है वास्तविक में अगर देखें तो मुगल काल का आरंभ कब से होता है आप जानते हैं सभी लोग। सबसे पहले बाबर बाबर आता है भारत में, अगर वास्तविक रूप से देखें तो 1526 ईस्वी, आप जानते हैं, जिसको कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ये उस समय भारत में एक सल्तनत कालीन चल रहा था, उसके पहले सल्तनत काल चलता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। इस पीरियड में 1206 से 1526 ईस्वी के जो पीरियड है, इस पीरियड में लास्ट रूलर था, जो लास्ट वंश था, लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी आपकी चलती है, और लोधी डायनेस्टी कब से कब तक थी आपकी? 1451 से 1526। इसी लोधी डायनेस्टी में लास्ट लोधी रूलर जो रहता है, जिसका नाम रहता है आपका इब्राहिम लोदी। ये वही इब्राहिम लोदी है भाई साहब, जिसके साथ फरगना का शासक, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, बाबर। और बाबर जो है क्या करेगा? युद्ध करेगा। अब ये क्यों युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, और शायद वो कंसेप्ट होगा शायद आपको पता भी ना हो, आप पहली बार सुनेंगे। आज ये बस एक लेक्चर क्लास है मुगल क्लास पे, मुगल डायनेस्टी पे, तो आप इसको बस समझिए, एक लेक्चर की तरीके से लीजिए। ये 15-16 मिनट का लेक्चर होगा। इसके बाद आपको क्लासेस जो होंगी, फर्स्ट क्लास वो कल से मिलेगी।
तो मैंने बताया कि लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का, जिसका नाम था आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, आप सभी ये बात जानते हैं। और पानीपत की जब प्रथम लड़ाई होती है तो वो 1526 ईस्वी में होती है, ठीक है। तो ये 1 मिनट रिकॉर्डर चेक कर लें। ठीक है, तो पानीपत की जब प्रथम लड़ाई होती है इसमें आप जानते हैं सभी लोग कि विजय किसकी होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये विजय बाबर की होगी। और किस तरह से होगी, इसमें कई सारी आप वो पॉलिसीज यूज करता है, जैसे तुगलमा युद्ध नीति होती है ना, तोप खाने का प्रयोग करता है, बहुत सारी चीजें नई नई वो लाता है आधुनिक तरीके से। अब यहाँ के लोग क्या है, वही तलवार लिए चले जा रहे हैं, छुटुर छुटुर चला रहे हैं, उससे क्या होने वाला है भाई। तुम तलवार लेके जा रहे हो, 200 मीटर दूर से दौड़ रहे हो, करो मार देंगे। और वो वहीं से 300 मीटर 500 मीटर दूर से तोप मार दे, लो एक बार लगाई गोला, माचिस छुआ, इसे लो ग्राम से सब साफ हो गए पूरा। तो आधुनिक चीज था, आधुनिक सोच आ चुकी थी बाबर लोगों की टीम में। फरगना यानी अफगानिस्तान यानी मंगोलिया, इस क्षेत्र से जब आप देखते हैं जहां से बाबर आता है, क्योंकि बाबर की जो माँ है वो चंगेज खां के वंशज की थी और बाप तुर्की डायनेस्टी का था। तो ये अभी बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको बता तो रहा हूँ, इस तरह से बताऊंगा कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा मुगल काल। लोग हिस्ट्री से भागते हैं, मैं आपको हिस्ट्री में रमा दूंगा एकदम, आप जैसे कहते हैं रवा हो जाओगे, रवा। तो बस आप साथ रहिए। इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत की धरती पर एक नई डायनेस्टी का उद्भव होता है सॉरी, जिसका नाम रहता है मुगलिया सल्तनत, जिसका वास्तविक संस्थापक होता है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जलालुद्दीन बाबर। बाबर ने स्थापना तो कर दी, और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है, तो आप जानते हैं 1526 से लेकर ये चलता है 1857 ईस्वी तक, जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। आपको जानकारी के लिए मैं 1 मिनट यहाँ पे समय लूंगा। क्या भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको सबसे पहले कहा किसने कि भैया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो मैं ही बता देता हूं, सावरकर साहब ने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था, इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था क्या, अभिनव भारत, जिसको इन्होंने 1909 ईस्वी में लिखा था। और इस पुस्तक में इन्होंने कहा, माफ कीजिए, अभिनव भारत इनकी एक संस्था थी, और अभिनव भारत संस्था थी, इन्होंने 1904 ईस्वी में स्थापित किया था। इनकी पुस्तक थी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता संग्राम जो संज्ञा दी थी वो सावरकर साहब ने दी थी, लेकिन ये क्या स्वतंत्रता संग्राम था? नहीं था। अब क्यों नहीं था? बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं, जैसे आरसी मजूमदार आते हैं, एसएन सेन साहब आते हैं, सैयद अहमद खान आते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग, विदेशी लेखक आते हैं, ठीक है। तो बेंजामिन डिजराइली साहब जैसे आते हैं, अशोक मेहता जैसे लोग आते हैं। मैं इन सब के बारे में आपको विधिवत चर्चा करूंगा जब मॉडर्न हिस्ट्री पे पहुंचेंगे। वही क्रांति है जिसको सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। वही स्वतंत्रता संग्राम में जो मुगल बादशाह होता है वो अंतिम मुगल बादशाह होता है, जिसका नाम रहता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। जफर 1857 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट रहता है। इसके बाद मुगल सम्राट का पद समाप्त हो जाता है पूर्ण रूपेण पूरे भारत से। क्लियर है आपको इतनी बात? ठीक है। तो मुगल काल में आप अभी तो देख रहे हैं सिर्फ ये ब्लूप्रिंट है। आज मैं यहाँ पर कुछ जो है पूरे मतलब जितने डायनेस्टी में रूलर आते हैं मुगल काल में 15-16, इन सबको मैं बस एक नाम दिया हूं कि आप ये जान लें। इनमें से सब आपके लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है, जो सब उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो हमारे सिविल सेवा की तैयारी करने वाले भाई हैं, बहन हैं, ठीक है।
हम ये मत कहिएगा कि भाई को ही कह रहे हैं बहन को नहीं, सब, एवरीवन। तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी अगर आप अब इच्छुक हैं, कुछ होते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले, जिनको जानने की इच्छा होती है, लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, ऐसे लोगों का हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। भाई साहब, आप एज पे डिटरमाइंड मत कीजिए किसी को। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट अपना दे सकूं, बेस्ट से बेस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। जितना चार्ज आप लगाते हो, कोचिंग जाते हो, हर जगह जाते हो, आप टेंशन मत लीजिए, यहीं पे समय दीजिए, मैं आपको सब कुछ दूंगा, बस धीरे धीरे मिलेगी, ठीक है। तो एक तरफ से आपको मैं दिखा देता हूं, 1526 से 1857 तक रहा, लगभग कितना समय हो गया, 1626, 1726, 1826, 300 साल तो ये हो गया, और 26, 26, 52, 326 और 52, 5, 57, 332 सालों का जो टाइम पीरियड है, ये आपका रहता है किसका, ये मुगल काल का। 332 साल, आप समझ सकते हो कोई वंश इतने समय तक शासन किया है, मुगल काल। जी हाँ, इनमें भी सबसे लंबा शासनकाल किसका रहता है, सबसे छोटा शासनकाल किसका रहता है, ये सब आगे आप चर्चा की जाएगी। वैसे ओवरव्यू में बता दूं, सबसे लंबा आप सभी लोग जानते हैं किसका रहता है शासनकाल, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, अकबर महान के नाम से कहा जाता है। लेकिन ये एक किंवदंती है, मैं इस पर से पर्दा उठाऊंगा और बहुत सी चीज़ें खोलूंगा इतिहास के पक्ष में, क्योंकि इतिहास बहुत ही गूढ़ और बहुत ही प्रश्नवादी सब्जेक्ट है। इसमें बहुत जगह लोग अपने अपने मत, अपने अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, आप सभी ये बात बहुत भली भांति जानते हैं। तो आपको इस विषय पर बहुत ही गूढ़ में अपना प्रकाश रखूंगा, जो भी मेरे पास है आप इसको अनुभव करेंगे। आइए मैं एक नज़र में इनके जो रूलर रहे हैं मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं बाबर, बाबर के बाद आता है आपका हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है आपका अकबर, अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर, जहांगीर के बाद आता है आपका शाहजहां, शाहजहां के बाद आता है आपका औरंगजेब, औरंगजेब के बाद आता है इसका बेटा बहादुर शाह, जिसको हम लोग मुअज्जम कहते हैं, मुअज्जम, ये आप नाम जानते हैं ना, मुअज्जम। मुअज्जम के बाद आता है जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद आता है फर्रुख सियर, फर्रुख सियर को ही इतिहास में घृणित कायर कहा जाता है, और ये वही शख्स है जो 1757 में प्लासी के युद्ध के समय की मूलभूत कारण बनता है, यही शख्स, क्योंकि यही मुगल बादशाह, भाई मुगल बादशाह पूरे भारत का बादशाह होता था, इसी ने अंग्रेजों पर क्या किया था, अंग्रेजों के लिए दस्तक का खुला प्रयोग करने के लिए कहा था, जो मर्जी हो वो प्रयोग करो। अब दस्तक क्या होता था, एक जैसे लाइसेंस नहीं होता है, जैसे आप लाइसेंस ले लो, अपनी फटफटिया टहला रहो पूरे लखनऊ भर में, अब बिना लाइसेंस के जहां पहुंचे 10-90 चौराहे पे उठाक बंद कर दिए गए, या जहां पहुंचे इधर नाहर चौराहा पे, आवत चौराहा पे उठाक बंद, भाई लाइसेंस नहीं तो बंद। ये लाइसेंस होता था उसी तरह व्यापार करने का, ये जिसके पास है जैसे जा रहा, 5 पान पराग, 5 दिलबाग, 5 ये, 5 गुटखा, 5 बिमल, ये सब पूरा बताए, कह लग सर 10 के 5 नहीं आपको 4 मिलेंगे, कह लो, कह लग जीएसटी लग रहा है तुम्हारे ऊपर, कह लग जीएसटी, वो तो साला हर चीज़ पे लग रहा है आजकल, जीएसटी पानी जीएसटी देना पड़ रहा है, आप क्या बात कर रहे हो यार ठीक है, तो मैं राजनीति पे नहीं बात कर रहा। तो इसी तरह इनके लिए बात हुई, तो कहा कि भाई अच्छा, कह लग हमारे पास एक कार्ड है, कह लग कैसा कार्ड है, कह लग हमारे पास वो कार्ड है, कोई जीएसटी पीएसटी नहीं पड़ने वाला, एकदम जितने खरीद के बना के लाओ उतने दो, ये दिखाता है तुरंत कार्ड, दस्तक, ये दस्तक एक लाइसेंस होता था, ये कर मुक्त व्यापार के लिए होता था, टैक्स फ्री, आपको व्यापार को क्या कहते हैं, बिजनेस, टैक्स फ्री, ठीक, तो टैक्स फ्री बिजनेस के लिए था, टैक्स फ्री ट्रेड के लिए था, तो आपको कोई टैक्स इस पर नहीं देना पड़ता था। ये फर्रुख सियर की देन थी। दस्तक का दुरुपयोग होगा जो प्लासी के युद्ध का कारण बनेगा, आपको बहुत डिटेल में चर्चा की जाएगी, परेशान मत हो। रफी उल दरजत रहता है फर्रुख सियर के बाद, रफी उल दरजत, इसके बाद शाहजहां द्वितीय, अभी एक शाहजहां आता है जो जहांगीर का लड़का है, अब एक शाहजहां द्वितीय आता है जो रफी उल दरजत का लड़का है, इसके बाद आता है मोहम्मद शाह,
जिसको रोशन अख्तर भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह आप सभी लोग जानते हैं। इनकी एक और उपाधि है, वो मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। रोशन अख्तर की एक और उपाधि जो है वो क्या है। फिर इसके बाद आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह बहादुर आते हैं। अहमद शाह बहादुर के बाद आलमगीर आते हैं। देखो आलमगीर एक सबसे पहले एक दूसरे लोगों का नाम था आलमगीर, तो वो आलमगीर प्रथम थे, वो कौन थे, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद आलमगीर द्वितीय आते हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं शाहजहां तृतीय। ये भैया का दिक्कत, शाहजहां बड़ा अच्छा नाम है यार, मतलब आप देख पा रहे हो शाहजहां नाम के कितने लोग हो चुके हैं, 3 लोग हो चुके हैं भाई साहब अब तक, तो शाहजहां तृतीय आ चुके हैं। इसके बाद शाह आलम द्वितीय भी कर लो, शाह आलम भी अभी रह गए थे। ये वही है जिसको अली गौहर कहा जाता है। अली गौहर कौन है, आप समय रखिए, मैं आपको बताऊंगा। ये प्लासी के युद्ध के समय के हैं शाह आलम द्वितीय। भाई साहब आपको मैं बताऊं, इन्हीं के साथ क्या होगा, इन्हीं शाह आलम द्वितीय जी के साथ इलाहाबाद की संधि होती है 9 फरवरी 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ, जिनसे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव क्या ले लेता है, भारत की रीढ़ की हड्डी ही मांग लेता है, या सॉरी बंगाल की। अभी तो बंगाल की चालू होगी, उस समय बंगाल सिर्फ नहीं था, बंगाल में उड़ीसा था, बिहार था, है ना, और आपका पश्चिम बंगाल था, बांग्लादेश था, इतना बड़ा पोर्शन हुआ करता था बंगाल का। इन्होंने क्या मांग लिया, कहा आप हमको रेवेन्यू दे दीजिए, राइट्स ऑफ रेवेन्यू, यानी दीवानी का अधिकार ले लिया था। कितने रुपए में, मात्र 26 लाख रुपए वार्षिक देकर के इनसे कहा कि आप हमको क्या दे दीजिए, दीवानी दे दीजिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, और इनको देनी पड़ी थी इलाहाबाद की संधि के तहत। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, आप भरोसा करिए, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत डिटेल में, बस आप पढ़िए। अकबर शाह द्वितीय आते हैं इसके बाद, जिनको मिर्जा अकबर भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय, और यही अंतिम रूलर है बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। 1857 की क्रांति में इन्होंने ही भारत का नेतृत्व दिल्ली से नेतृत्व किया था, और मुगल सल्तनत के बादशाह इनको उठाकर बैठाया गया था गद्दी पर, वृद्धावस्था आ चुकी थी, ये सब बातें हैं, आपने इनको देखा। तो ये पूरे रूलर हैं, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इनकी राजधानी की बात करते हैं। जब बाबर आया तो इसने सबसे पहले राजधानी कहाँ बनाई, क्या आप कह दोगे दिल्ली में बनाई, नहीं, सबसे पहले आगरा चुना। आगरा की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, आप समझिए। आगरा वो है जहां ताजमहल है, आगरा वो है जहां पर अकबर का किला है? आगरा वो है जहां पर मोती मस्जिद है। आगरा में बहुत चीजें बनी हैं। अब मोती मस्जिद भारत में 3 जगह बनी है, एक बदायूं में बनी है, एक आगरा में बनी है, एक दिल्ली में बनी है, समझ पा रहे हो, 3 जगह बनी है मस्जिद। अब आगरा वाली कोई और बनाया, बदायूं वाली कोई और बनाया है, और आपका क्या बोलते हैं दिल्ली वाली कोई और बनाया। इधर देखिए, मोहम्मद शाह मोती मस्जिद है कि जामा मस्जिद है, क्लियर कर लीजिएगा तब बताइएगा ठीक है। तो राजधानी सबसे पहले आगरा में बनी। आगरा में क्या थी, 1526 ईस्वी, 1526 से 1571 ईस्वी तक आगरा की राजधानी रही। यानी इसमें टाइम पीरियड किसका किसका बीता, बाबर का बीता, हुमायूं का बीता, और थोड़ा अकबर का भी बीता। लेकिन अकबर जब लाहौर विजय करता है, मैं आपको बता दूं 1571-72 में, तब उसने राजधानी फतेहपुर को सीकरी में अपनी बनाई थी। तो ये रहा फतेहपुर सीकरी, 1571 से 85 तक रहा। फिर 85 से फिर लाहौर गया, 85 से 98 तक लाहौर जो पाकिस्तान में इस समय आता है वो राजधानी बनी। देन 1598 से 1648 ईस्वी तक, 1648 ईस्वी तक फिर आगरा राजधानी बन जाती है। और देन 1648 से फिर अंत तक यानी 1857 तक आपकी राजधानी कौन सी रहती है, दिल्ली। ये इनकी राजधानी के बारे में हो गया। तो ये एक सिर्फ आपके लिए सैंपल क्लास थी, इस पर कोई आपको ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ से आपका डेस्टिनेशन तय करना है।
कि आप मुगल काले में क्या पढ़ना चाहते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको ऐसा कंटेंट दूंगा, ऐसा एकदम डिटेल्ड मटेरियल रहेगा, आपने कल्पना नहीं की होगी। बस डोंट डिटरमाइन समवन बाय एज, प्लीज आप थोड़ा सा बस साथ दीजिए। आपको शकल, सूरत, चेहरा, शरीर, इन पे नहीं जाना है, आप कंटेंट देखिए। आपको कंटेंट अगर आपके रिकॉर्डिंग मिलेगा तो आप रुकिएगा, अन्यथा आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरह। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।